इरफान तुमको याद करते हैं गुरु। अनुराग अनंत की लिखी हुई ये लाइन्स हैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इरफान को पहली बार चंद्रकांता में देखा था। उस समय सिर्फ देख सकता था, समझना ढंग से नहीं आया था। ना अभिनय की कुछ समझ थी, ना आर्ट का सेंस। पर इरफान की आंखों में दुनिया भर का चुंबक था, इतना आकर्षण कि आपकी रगों में दौड़ते हुए सारे लोहे को वो खींच ले। इरफान चंद्रकांता के बाद ढंग से हासिल में ही दिखे। साल 2001-2002 का रहा होगा। हमारा घर इलाहाबाद के दारागंज में है। यहाँ बड़ी कोठी में उनकी कुछ शूटिंग हो रही थी। तिग्मांशु का इंटरव्यू जो लोग देखते हैं उनको मालूम होगा कि लगभग हर इंटरव्यू में इलाहाबाद में हासिल की शूटिंग के जिक्र किया करते थे। इलाहाबाद में दारागंज सबसे ज़्यादा रंगबाज इलाका है। गंगा के कछार पर बसा एक पुराना कस्बा। यहाँ गंगा अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यादव कछार में गाय भैंस चराते हैं और दूध का धंधा करते हैं, और मल्लाह नाव मछली कछार में खेती और दर्शनार्थियों के सहारे जीवन गुजारते हैं। गंगा आजीविका को एक स्थायित्व प्रदान करती है, इसलिए जीवन और रोजगार की अनिश्चितता से उस तरह का संबंध इन लोगों का नहीं रहा है। गंगा के कछार पर दारू की भट्टियां हैं। बालू के कारोबार में राजनीति और अपराध का गठजोड़ मोर्चे पर है। कुछ मिलाकर हर व्यक्ति उतना दबंग है जितना आपके लिए अपराधी कहलाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तिग्मांशु बताते हैं कि शूटिंग के दौरान एक दिन कैमरामैन की पीठ पर थपकी पड़ती है और एक आदमी कहता है, बेटा किनारे हटो। इस पर कैमरामैन ने थोड़ा 3-5 किया तो कमर में खोंसा कट्टा दिखाकर आदमी कहने लगा, देख रहे हो का लगाए हैं। उसके बाद उसका बेटा भी जी भर के कैमरा में झांकने के बाद ही हटा। ऐसा था उस समय का माहौल। रंगबाजी के किस्से कहानियों में शाम गुजरती थी। मैं उस समय यही कोई 8वीं या 9वीं में था। केपी इंटर कॉलेज में पढ़ता था। लड़कों के बीच विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का गजब का क्रेज था। गाड़ियों के काफिले चलते थे और सरकारें उनकी मुट्ठी में लगती थी। इन लोगों का एक नेटवर्क था जो दुकानों, कोचिंगों से पैसे लेने और बिल्डरों से चंदे लेने का काम करते थे। ऐसे में हासिल फिल्म की शूटिंग शहर में शुरू हुई थी। तब किसी फिल्म की शूटिंग इलाहाबाद जैसे शहर में होना बहुत बड़ी चीज थी। पूरे शहर में एक कौतूहल था। इरफान शहर की धड़कन पकड़ लेना चाहते थे। शायद ये फिल्म और इलाहाबाद का अंदाज उनकी अदाकारी में निर्णायक था। उन्होंने तिग्मांशु से इलाहाबाद चलने को कहा और शूटिंग से पहले ही शहर में आ गए थे। इरफान समझना चाहते थे वो मनोदशा जो इस तिलिस्मी शहर में फूटती जवानी की रंगों में दौड़ती हैं। यूनियन हॉल के पीछे थिएटर वाले लड़के अपने जीवन को मेहनत की भट्टी में गलाते रहते थे। शायरी और साहित्य विश्वविद्यालय की हवाओं में धुला था। ऐसे में मुझे याद है इरफान हरे रंग का कुर्ता पहने, कमर में बंदूक का पट्टा लगाए, बुलेट लेकर पूरे शहर भर में घूमते रहते थे डेलीगेसी के साथ। लोगों से बात करते, छात्र नेताओं से उनकी राजनीति, जीवन, भाषा, भाव बात करते, उसका अध्ययन करते रहते। शहर की बनावट और बुनावट को समझने और उसमें विश्वविद्यालय की राजनीति और छात्र नेताओं को लोकेट करते रहते। ये किस्सा उस समय सुना था, सही है या गलत मुझे नहीं मालूम, पर उस समय हमारे दारागंज में बहुत आम था। नाम तो इरफान का मामूली नहीं था। लोग उन्हें मेंढक जैसी आंख वाला हीरो कहते थे। तो हमारे यहाँ एक शराबी था, कन्हई कहते थे उसे सब। वो शाम को दारू पीने के बाद अंग्रेज हो जाता था और निराला चौक पर खड़े होकर देश भर की राजनीति और नेताओं की खबर लेता था। दारू पीने के बाद उससे बड़ा दूसरा और कोई रंगबाज नहीं होता था। लोग कहते थे कि चौधरी चाय वाले की दुकान के पास चाय पीते हुए इरफान इस आदमी से मिल गए। कमर में वही पिस्तौल का पट्टा बंधा हुआ था जिसे देखकर कन्हई उखड़ गया था और इरफान से उलझ गया था। बात करते करते उसने बगल में पड़ा हुआ गाय का गोबर हाथ में उठा लिया था और इरफान मौके की नज़ाकत समझते हुए वहां से चल दिए। खैर, बात आ गई तो हो गई। इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा कलाकार हमारे बीच था, इसका अंदाज़ा उस समय नहीं था। बाद के दिनों में बार बार, हजार बार हासिल देखते हुए उस समय को जीता रहा जो जिया था, और हर बार ऐसा महसूस होता रहा जैसे किसी ने उस समय को रिकॉर्ड कर लिया है। बाद में जब हासिल का क्लाइमैक्स शूट होना था, ये संगम के आसपास फिल्माया गया।
क्राउड की ज़रूरत थी शूटिंग देखने के लिए, हम सब लोग भी गए थे। घर से ज़्यादा दूर नहीं था वो इलाका, मेरे घर के पास ही संगम, और मैं भी उस क्राउड का हिस्सा था। एक बड़ा सा टावर था, शायद पुलिस का ही रिवॉल्वर टावर था, जिस पर कोई माइक लेकर चढ़ा था और वहीं से निर्देश दे रहा था। उसके कहने पर इधर उधर भागना होता था और ऐसे ही करते करते शूटिंग ख़त्म हो गई। क्लाइमैक्स शायद फिल्माया जा चुका था। हीरो हीरोइन को हम दूर से भागते हुए देखते और इस मेंढक जैसी चुंबकीय आंखों वाले अभिनय के जादूगर को भी। बस यही सीधी स्मृति है इरफान की मेरे खाते में। इरफान इस तरह से संवाद बोलते थे जैसे कोई कविता पढ़ रहा हो, शब्दों के बीच मौन में प्राण फूंकते हुए इतनी सहजता से अभिनय करते थे जैसे हम जीवन जीते हैं। आज इरफान हमारे बीच नहीं है। उनका ना होना जैसे कला के आकाश से एक तारे की तरह टूटना है। इरफान हमारे लिए चाकू छुरी धार करने वाले कारीगर का वो पत्थर जिसके स्पर्श से हम अपनी कला का धार देते थे। इरफान, तुम जीते जी हमेशा से वहाँ थे जहाँ पहुँचने में लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। ज़िंदगी बिताकर जहाँ पहुँचे हो वहाँ न जाने कैसे पहुँचा जा सकता है। अलविदा इरफान, तुम बहुत याद आते हो गुरु।